Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of PPSC. I'm going to deliver question number 65 to question number 69. डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स 2017 के पेपर पर। तो 64 क्वेश्चंस हम आपको अलॉन्ग विद सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, इनफैक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को कहा था कि 64 क्वेश्चंस जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं जो हमारे पास पेपर था। तो अगर आप में से किसी के पास कोई और वर्जन हो पेपर का जिसमें इसके अलावा क्वेश्चंस हो तो वो हमें मेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें। हम ऑब्वियसली उसकी वीडियोस बनाएंगे और चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर कोट करना चाहूँगी और थैंक यू करना चाहूँगी मिस्टर हमज़ा इलियास फ्रॉम सरगोदा। उन्होंने टाइमली हमें क्वेश्चन पेपर ये सेंड किया और जो इसके क्वेश्चन रह गए हम उसको प्रोसीड करें। फर्दर मोर उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया जिन्होंने काफ़ी अप्रिसिएशन दी है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आप इस चैनल की रीसेंट अपडेट से अवेयर रहें और आपका जो कोर्स है वो कमीशन के एग्ज़ाम से पहले इख्तिताम को पहुंच जाए और ये चीज़ बेनिफिशियल हो आपके लिए एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ मेरे 3 गिनने तक आप लोग क्या करेंगे, पहले आज मैंने वीडियो लाइक करवानी है, उसके बाद मैंने आगे लेक्चर डिलीवर करना है। मैं 3 गिनूंगी और आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है और फर्दर मोर आपने जो है लाइक का बटन भी प्रेस करके कमेंट सेक्शन में आना और हमें बताना है कि इसके बाद कौन सा पेपर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए सॉल्व किया जाए। 1 2 3। थैंक यू फॉर लाइकिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। Let's move towards the next question. That was question number 65 from BPSC Lecturer Math 2017. तो ऑडियंस जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 65 था वो आपके पास कुछ इस तरीके से था। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू लीव द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए r square root 2g, ऑप्शन नंबर बी square root 2gr, ऑप्शन नंबर सी 2g by r एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड्स आप लोगों ने फोकस करने हैं बेसिकली मैकेनिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है। गौरी की बुक से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी से पहले आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली जिस तरीके से आपके पास मैग्नेट होता है ना, तो वो एक मदार सा बनाता है कि अपने एक स्पेसिफिक रीजन तक उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से आप ये इमेजिन करें कि जो आपके पास अर्थ है वो मैग्नेट है और उसकी भी एक फील्ड बनती है कि वो उस फील्ड में आने वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो जो रीजन होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब सवाल आपके पास ये है कि स्केप वेलोसिटी, स्केप का मतलब होता है निकल जाना, वहाँ से खारिज हो जाना, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में से निकलने के लिए जो आपको वेलोसिटी चाहिए उसका फार्मूला क्या है, सवाल ये है। तो फिर एस्केप वेलोसिटी को आप डिफाइन क्या करें, कैसे करेंगे। एस्केप वेलोसिटी इज बेसिकली द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू लीव अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो कम से कम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए, उसको आप कह देते हैं द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका फार्मूला डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल है। फार्मूला आपके पास है v एस्केप that is basically equals to gm/r। ये आपके पास फार्मूला होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन को एनालाइज करें तो यहाँ पर स्मॉल जी की एग्जिस्टेंस है। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है आपके पास, तो उसकी फॉर्म में हम इसके वेलोसिटी के फार्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जी की वैल्यू आपके पास जो होती है स्मॉल जी की gm/r² होती है। यहाँ से अगर आप डेरिवेशन करें किसकी वैल्यू की, gm/r की, तो वो आपके पास एक r वहाँ मल्टीप्लाई होगा, gr हो जाएगा। इसको ये ब्लू वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो v एस्केप आपके पास क्या आ जाएगी, v एस्केप विल बी इक्वल्स टू 2gr। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gr।
ये बेसिकली होती है, इसकी वैल्यू 11 to 12 के दरमियान में होती है किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालना चाहें, दिस इज बेसिकली द फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने 2 एज इट इज, जी की वैल्यू 10 लगा लें और आर की वैल्यू दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो बेसिकली आपके पास 11 to 12 इन दोनों के दरमियान में अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 65 फ्रॉम PPSC लेक्चर मैथ 2017, the escape velocity of the body to leave the earth's gravitational field is given by option number B square root 2gr। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए, द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, के लिमिट पॉइंट हमेशा सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, द लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू ए। ऑप्शन नंबर सी, द लिमिट पॉइंट ऑलवेज बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ से जो आप लोगों ने ऑप्शंस पर अगर गौर किया है तो सारी डिस्कशन लिमिट पॉइंट पर है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता रही हूँ, रफली प्रॉपर सारी डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिस पॉइंट पर फोकस है इस MCQs का वो डिस्कस करूँगी। देखते हैं कि क्या, जब कभी भी आप लिमिट पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो आप कह देते हैं कि लेट एक्स टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टॉ आपके पास क्या होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। ए आप कोई उसका सबसेट लेते हैं, ठीक है, और पॉइंट पी लेते हैं स्पेस से, तो आप कहते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, एडहेरेंट पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं इसी को। P belongs to X is called limit point of A if there exists an open set। ठीक है, या if for every open set, हर open set के लिए, for every open set U we have, हमारे पास क्या होगा, A intersection U difference singleton P शुड नॉट इक्वल्स टू 5। ये मैंने रफ डेफिनेशन लिखी है एज इट इज़, इस तरह बुक्स में है, उस तरीके से नहीं लिखी है। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है नॉट इक्वल्स टू 5 वाली, तो ये फिर ये वाला पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट होता है। मतलब ये P जो है वो लिमिट पॉइंट होता है किसका, A का। वो तो तब जब ये फार्मूला आपको फुलफिल होता हुआ नज़र आए हर ओपन सेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर गौर क्या करना है आपने, ये देखें डेफिनेशन आपको बता रही है दैट P बिलोंग्स टू X, कि P X से लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर X आपके पास क्या है 1 2 3 और इस पर कोई टोपोलॉजी आपको दी और साथ में ही एक आपको सबसेट दे दिया 2 और 3, और आपको कहता है कि इसका अकोमोलेशन पॉइंट निकालें या डिराइव सेट इसका निकालें। डिराइव सेट में बेसिकली लिमिट पॉइंट्स ही पड़े होते हैं ना, तो आपने ये नहीं करना कि इसका लिमिट पॉइंट 2 और 3 में से कोई हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हमें बताती है कि जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिफरेंस के बाद रखना होता है वो अपने स्पेस से लेना होता है। तो स्पेस में तो 1 भी पड़ा है, सबसेट में 1 नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो हम हरगिज़ इस एग्जाम्पल को देखते हुए या इस पोर्शन को देखते हुए, ब्लू वाले पोर्शन को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट पॉइंट जी ए का हिस्सा नहीं होता, जबकि डेफिनेशन हमें ये बता रही है और क्लियर कर रही है बहुत कि जिस पॉइंट को भी आपने लिमिट पॉइंट शो करना है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ स्पेस। स्पेस का हिस्सा होना ज़रूरी है, सेट का हिस्सा हो भी सकता है, सेट का हिस्सा नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए सबसेट आपको दे दूँ 1 और 2 और इसके लिए भी स्पेस ये है। आप देखें अगर मैंने 1 को लिमिट पॉइंट शो करना है तो 1 को लिमिट पॉइंट शो अगर मैं इसको लेते हुए करूँगी तो भी मुझे यहाँ से 1 को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है कि पॉइंट मैंने स्पेस से उठाना है। और अगर मैं ये वाला सेट कंसीडर करूँगी तो इसके लिए तो ऑब्वियसली इसके अंदर पड़ा हुआ, तो यू कंक्लूडेड ओवर हियर दैट के लिमिट पॉइंट जो भी किसी सेट का होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सेट का ही हिस्सा हो, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि कोई पॉइंट स्पेस का किसी सबसेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो स्पेस में तो सारे पॉइंट्स होते हैं,
सबसेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली ऑप्शन है वो तो फिर गलत होगी। द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ए का हिस्सा हो। अगर वो ए का हिस्सा नहीं है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर करेक्ट है? लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू ए। हो सकता है यहाँ पर आपके पास ये वाला ब्लू वाला ए जो है ये कंसीडर करते हुए वन कोई जो टोपोलॉजी दी हो उसके लिए लिमिट पॉइंट बन जाए। तो यहाँ इतना वक्त नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली आपकी या न्यूमेरिकली मैं न्यूमेरिकल अप्रोच यूज़ करते हुए आपके सामने डिटेल्ड क्वेश्चन करूं, क्योंकि एमसीक्यूज़ के हवाले से और वक्त भी बहुत कम है। कमीशन की सीट्स जो हैं उसके लिए सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड्स ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको कि कोशिश मेरी ये है कि कंसेप्ट भी बैठ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो P बिलोंग्स टू X जो है बेसिकली हिंट है। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता लिमिट पॉइंट, ठीक है, तो लिमिट पॉइंट के लिए यहाँ पर डेफिनेशन में कंडीशन होती है P बिलोंग्स टू A, सॉरी इंटीरियर पॉइंट अगर यहाँ पर होता, लिमिट पॉइंट की जगह कौन सा पॉइंट होता है? इंटीरियर पॉइंट अगर होता तो फिर आप यहाँ पर लिखते P बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कशन आपके कॉम्बिनेशन पॉइंट की है, लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि किसी सेट का कॉम्बिनेशन पॉइंट उसमें लाजमन हो। इट कैन बी और इट कांट बी, मतलब इट मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ सेट इटसेल्फ। So question number 66, which of the following statement is true? So option number B is true. The limit point may or may not belongs to set A. अच्छा, मेरे ख्याल में अगर वीडियो को लाइक कर दिया जाए और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दिया जाए कि अच्छी लगी है या बुरी लगी है या इसमें एडिशन ये होनी चाहिए, तो इससे मेरे ख्याल में कोई पैसे खर्च नहीं होते। तो आप लोग किसी का हक मत रखिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि एक टारगेट होता है एक वीडियो का कि इतने सीन या इतने कमेंट्स आ गए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा सीन जाएंगे और ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो की टर्नओवर को हमें कम करना पड़ेगा और हम जल्दी उसको अपलोड करेंगे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें, लाइक भी किया करें वीडियो को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 67 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 का ये है, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच दैट ऑप्शन नंबर ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू सिंगलटन एक्स, ऑप्शन नंबर बी ए कंटेन्ड इन यू मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ऑप्शन नंबर सी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू 5 मीन्स ए एंड यू आर डिसजॉइंट सेट्स, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट्स पर अगर डिस्कशन की जाए तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ गो थ्रू कर लें। वहाँ पर डिटेल्ड एमसीक्यूज आपको डिस्कस किए गए लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट्स की डेफिनेशंस को लेके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं उनका मैथमेटिकल पोर्शन डिस्कस करने लगी हूँ। मैथमेटिकल पोर्शन जो कि अगर आपके पास लिमिट पॉइंट हो, मतलब लिमिट पॉइंट हो तो आप कह देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए होल्ड करती है, ए इंटरसेक्शन आपके पास ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंस सिंगलटन एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 5, वेयर एज यही चीज़ अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ लेकिन यहाँ नॉट इक्वल्स की जगह मैं इक्वल्स टू लिख दूँ 5, तो ये दो अलग डेफिनेशंस हैं। जिन्होंने नहीं पहले लेक्चर लिया चले उनके लिए क्लियर करती जाऊँ कि जब भी यहाँ पर आप नॉट इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो ये जो x होता है ये इस a का लिमिट पॉइंट हो जाता है। मतलब ऊपर वाली डेफिनेशन आपके पास बेसिकली किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन फॉर द लिमिट पॉइंट, ठीक है। और जब कभी भी यहाँ इक्वलिटी का साइन होल्ड कर जाता है तो इसका मतलब है ये चीज़ इसका आइसोलेटेड पॉइंट है, मीन्स द सेकेंड वन इज द डेफिनेशन फॉर आइसोलेटेड पॉइंट्स। यहाँ से हमें बहुत क्लियर हो रहा है दैट देर इज द हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लिमिट पॉइंट्स एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स। अगर एक एमसीक्यू ये भी आया हुआ 2017 के पेपर में, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है, जबकि ये दोनों ही डेफिनेशंस ही अलग हैं। फिर ये एक पॉइंट कैसे, एक डेफिनेशन के मुताबिक दोनों चीज़ें तो अलग अलग हैं, दो अलग डेफिनेशंस हैं, तो ये फिर लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट कैसे मैच कर सकते हैं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट, अकोमोलेशन पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट्स ये सेम है, क्योंकि ये एक ही
चीज़ के 4 नाम है आपके पास, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लिमिट पॉइंट आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट भी है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो एक्स ए से बिलोंग करता है is said to be an isolated point of A if there exists an open set U containing X such that कि इनमें से कौन सी कंडीशन आपके लिए होल्ड करेगी। हमने ये वाली सेकंड वाली डेफिनेशन जिसको मैं ये सर्कल में करने लगी हूँ ये हमने होल्ड करवानी है, ऊपर वाली हमारी डिस्कशन नहीं है क्योंकि वो लिमिट पॉइंट के लिए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन यू, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट कर रही हूँ, ए इंटरसेक्शन यू अगर आपके पास क्या आता है, फाई आता है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें आप तो क्या आएगा, फाई डिफरेंस सिंगलटन एक्स। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, फाई डिफरेंस सिंगलटन एक्स आपके पास आ गया फाई, कि ए इंटरसेक्शन यू आपके पास किसके इक्वल है, अगर फाई के इक्वल है तो आंसर आपका किसके इक्वल आ गया, फाई के। मतलब अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ये डेफिनेशन फुलफिल होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 में एम्बिग्विटी है, ठीक है, शक है, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे। ऑप्शन नंबर सी हमने पुट की है तो उसके लिए तो यहाँ सेटिस्फेक्शन बन रही है कि हाँ मैं अगर फाई लूँगी तो उसमें से सिंगलटन एक्स माइनस करूँगी तो ऑब्वियसली पहला वाला सेट ही होता है तो फाई ही आंसर आएगा, इक्वल्स टू फाई इस चीज़ का आंसर आ गया। इसका मतलब है ये फिर एक्स इसका क्या हो गया है, आइसोलेटेड पॉइंट हो चुका है। मतलब सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो ए ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है, ए ऑप्शन के बारे में ए इंटरसेक्शन यू की जगह मैं अगर क्या पुट करूं यहाँ पर सिंगलटन एक्स, तो ये दोनों माइनस होने के बाद ये भी आंसर क्या दे देंगे, फाई दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए भी फेवर कर रही है, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर क्या कर रही है, फेवर कर रही है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो बी कहती है कि ए कंटेन्ड करे यू में। अगर ये देखें कि पहली ऑप्शन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है दोनों में कोई ना कोई चीज़ क्या है, कॉमन है। अगर पहली वाली कंडीशन मैंने सीक्वेंस क्या रखा है, मैंने पहले थर्ड वाली होल्ड करवाई है, फिर मैंने फर्स्ट वाली होल्ड करवाई है, ठीक है, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं सेकंड की तरफ जाने लगी हूँ सीक्वेंस से। तो यहाँ पर देखें कि अगर ए सबसेट है यू का तो पहली डेफिनेशन पहली ऑप्शन में बता रही है कि उनके इंटरसेक्शन में एक्स है, मतलब कोई ना कोई चीज़ इनमें कॉमन है। कोई ना कोई चीज़ अगर कॉमन है तो ये डेफिनेशन ए वाली, इसकी डेफिनेशन में ए पुट करने से डेफिनेशन फुलफिल हो रही थी। अब देखें कोई चीज़ कॉमन है तो ए जब सबसेट होगा यू का, ए किसका सबसेट है, यू का सबसेट है, तब भी तो कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। यू में से जो एलिमेंट्स होंगे वही तो ए को डिफाइन करेंगे ना। तो कम से कम जो है, कम से कम एक पॉइंट इनमें लाजमन कॉमन होगा। अगर ये सबसेट है ना तो एटलीस्ट एक नंबर तो इनका क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब अगर इसमें सिंगलटन एक्स पड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें एक्स लाजमन होगा और एक्स के अलावा यू में कोई और भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं कन्वे कर सकूँ आसान अल्फाज में तो ज़रा इसको देखिएगा। अगर मैं ए को लेती हूँ सिंगलटन एक्स तो फिर मैंने सिंगलटन एक्स को कंटेन करवाना है यू में, तो यू में एक्स तो लाजमन होगा, एक्स के अलावा भी कोई पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। ये मैंने इस ऑप्शन को रिलेट किया है इसके साथ, ठीक है। मतलब एक्स उनमें कॉमन होगा तो ये वाली भी कंडीशन ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि करेक्ट है तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी हमें फेवर की तरफ लेके जा रही है। अब एक और देख लें कि ऐसा भी तो सवाल पैदा हो सकता है ना हमारे दिमाग में कि फाई जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ना, फाई हर किसी का सबसेट होता है लाजमन। तो यू अगर नॉन एम्प्टी है आपके पास, ठीक है, यू नॉन एम्प्टी है
तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर फाई भी आ सकता है। पहला केस मैंने डिस्कस कर लिया जब फाई नहीं था, ए फाई के इक्वल नहीं था। अब के ये भी तो केस बन सकता है कि ये फाई के इक्वल हो, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि फाई जो है वो सबसेट हो किसका, यू का, और इधर फाई अब किसकी जगह पर ए की जगह पर फाई आ गया। तो वो वाली भी कंडीशन मेरे पास होल्ड कर चुकी है। इसका मतलब है फाई अगर सबसेट है किसका, यू का, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है। वो तो सी ऑप्शन मुझे पहले ही बता चुकी है यहाँ पर कि डेफिनेशन फुलफिल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँ टू माय बेस्ट नॉलेज ये है कि ऑप्शन नंबर सी होल्ड करती है, यहाँ पर डेफिनेशन को होल्ड करवाती है आपके पास फाई डिफरेंस सिंगलटन एक्स इज इक्वल टू फाई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ज़रूरी है, मतलब ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद अगर इनमें सिंगलटन एक्स है, खाली एक ही पॉइंट कॉमन है, इवन देन ये डेफिनेशन आइसोलेटेड पॉइंट्स की फुलफिल होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी साथ दे रही है। और ऑप्शन नंबर बी के दो केसेस बन सकते हैं। एक तो ये है कि ए खाली हो, अगर ए खाली होगा तो ए और यू का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, वो जो दोबारा केस यही बन जाएगा। दूसरा ये है कि ए एम्प्टी ना हो, उसमें सिंगलटन हो, ठीक है, एक पॉइंट हो। अगर एक पॉइंट यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, तो वो केस कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर फिर ए के साथ रिलेट हो जाएगा, वो भी डेफिनेशन होल्ड करवाता है आपके पास। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कॉन्सेप्ट समझने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में आइसोलेटेड पॉइंट्स की डिस्कशन नहीं की जाती है। तो यहाँ पर दो केसेस हैं। पहली मतलब ऑप्शन नंबर ए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि पहली और तीसरी तो डायरेक्ट पुटिंग से हमें डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, तो दूसरी को हमने पहली और तीसरे साथ रिलेट किया है कि अगर तो ए एम्प्टी होगा तो ऑप्शन नंबर सी क्योंकि होल्ड करती है तो ऑप्शन नंबर बी भी होल्ड करेगी, और अगर सिर्फ सिंगलटन होगा ए तो भी ऑप्शन होल्ड करती है। लेकिन अगर ए में एक से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं यू के, तो फिर आपके पास ये इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो ये एमसीक्यूज क्वाइट एम्बिग्यूअस सा है, इसमें थोड़ा सा शक अभी भी बाकी है। क्यों? क्योंकि तीन केसेस मैंने आपको डिस्कस किए हैं ए के लिए, दो ऑप्शंस तो बहुत क्लियर हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये ए सबसेट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर तो मैंने ए को फाई के इक्वल लिया, या ए हो सकता है सिंगलटन के इक्वल, या ए हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट्स के, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं उसमें, मतलब दो पॉइंट्स कॉमन हो जाएं, तीन पॉइंट्स हो जाएं, यू वाले चार हो जाएं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस तो आपके पास क्या हैं, फुलफिल करती हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स की डेफिनेशन को। तो ये जो तीसरी वाली कंडीशन है ना, वो यहाँ पर शक पैदा कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज हम लिख लें, मुझे नहीं पता कि ये क्योंकि हमें स्टूडेंट्स ने या सब्सक्राइबर्स ने सेंड किए हैं, तो हम सर्टन नहीं हैं कि ये पेपर ऑथेंटिक है। जितने 64 क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो तो सर्टन है हम कि वो पेपर में थे और हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से नन ऑफ दीज लिख दिया गया हो या ऑल ऑफ दीज है। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन क्वाइट एम्बिगुअस है, इसमें शक अभी भी बाकी है। तो लेकिन यहाँ पर जितनी भी क्लैरिफिकेशंस हमें मिली ऑप्शन नंबर ए और सी को रिलेट करते हुए, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों होल्ड करती हैं, लिहाजा हम ऑप्शन नंबर डी को मोस्ट अप्रोप्रिएट लेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये अप्रोप्रिएट है। इन सारी ऑप्शंस में से अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो फिर इसको क्यों निगेट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्यों निगेट करेंगे। ये तीनों को हम लोगों ने रिलेट कर लिया आपस में, तो ऑल ऑफ दीज अगर ये है तो फिर ये बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। येट देयर इज एम्बिग्विटी इन दिस क्वेश्चन। तो ऑडियंस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आपको क्या कह रहा है, इट इज सेइंग इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 2 द रेंज इज, ऑप्शन नंबर ए आर रियल नंबर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आर माइनस 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी आर पॉजिटिव, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज।
अच्छा, मैं एक बात और बताती चलूँ यहाँ पर। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास पेट रूल्स हैं कि आपने डिवीजन में ज़ीरो नहीं बनने देना होता, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं बनने देना होता, ठीक है। लेकिन आपके पास रेंज निकालने के लिए कोई पेट रूल नहीं है। जहाँ पर जो मेथड फिक्स हो रहा होता है हम उसके था, क्योंकि ये हिट टू ट्रायल बेसिस पर हम लोग क्या कहते हैं कि जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं ना वो, तो यहाँ पर कोई सर्टेन रूल नहीं है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन एक रूल से आसानी से हो रहा हो तो दूसरे रूल से वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से आप लोगों ने दिमाग पर जोर देना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको तो आप फ़ौरन देखते साथ जज कर लेते हैं कि इसका आंसर ये नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन लिख दूं x² + 4 लिख दूं, तो आपको यहाँ से रेंज का साफ पता चल रहा है कि यहाँ कभी भी आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं बनेगा। अगर नेगेटिव पुट करेंगे भी तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, तो इसकी रेंज आप गैस कर सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ठीक है। नेगेटिव वाला पोर्शन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप गैस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डिटेल में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अगर तो मैंने इसकी रेंज निकालनी होती तो वो तो बहुत आसान था कि मैं इस डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखते हुए फैक्टराइज कर लेती, और फैक्टराइजेशन के बाद मेरे पास इसके जो रूट्स निकलते हैं वो 1 और 2 निकलते हैं। क्या इसके रूट्स निकलते हैं? 1 और 2 निकलते हैं। तो वो मैंने उसको डोमेन से माइनस कर देना हो, तो मतलब r-1/2। बेसिकली ये तो चीज़ आपके पास ऑप्शन नंबर बी तो डोमेन लिखी हुई है, दैट इज़ नॉट द रेंज। एक ऑप्शन तो यहाँ से फारिग होगी। अब रेंज निकालनी है, उसके लिए देख लीजिएगा, f(x) को आप y के इक्वल रख लें, 1/x² - 3x + 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, y(x² - 3xy + 2y, और ये मान इधर आके -1 = 0 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लें। बेसिकली दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। क्वाड्रेटिक इन x बनाने के लिए आपने कुछ इसको इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर आपके पास रियल रूट की एग्जिस्टेंस के लिए दिस शुड बी ग्रेटर, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। सो अप्लाई द फार्मूला b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं, कॉनिक सेक्शन में भी लगता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉनिक सेक्शन की आपको वीडियोज़ मिलें तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि कौन से टॉपिक्स, और ये भी हमें बताना है कि कौन सा पेपर आप लोग चाह रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस नहीं किया, हम इकट्ठे आपके कमेंट्स देखेंगे और उसकी रेशियो निकालते हुए देखेंगे कि कौन सा पेपर पहले करें हम लोग, 2015 का या 2011 का। तो डिस्क्रिमिनेंट का एक तो यूज़ यहाँ पर है डोमेन रेंज में, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें। बी आपके पास है -3y² - 4y देन 2y - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। This is 9y² - 8y² plus 4y greater than equal to 0। चलें इसको इधर ही कर लेते हैं आगे। क्या कहता है ये आपके पास, क्या बनेगा? y² plus 4y greater than equal to 0। फैक्टराइज कर लें, y + 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि दो रूट्स आ रहे हैं, एक y0 और दूसरा आपके पास y - 4। ठीक हो गई बात? तो नंबर लाइन पर अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ तो एक रूट मेरे पास आ रहा है 0 और एक मेरे पास रूट आ रहा है -4। यहाँ पर होती है -इन्फिनिटी, यहाँ पर होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपने इस नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। अब आप इसको चेक कर लें कि इन रीजन्स के लिए क्या ये वाली इक्वेशन आपके पास होल्ड करती है, क्योंकि आपको y² + 4y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो आप इस रीजन में से -5 पुट करें। -5 पुट करेंगे तो 25 - 20 विल बी 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन की कंडीशन होल्ड करती है। सो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है। सो दिस रीजन इज ट्रू। -4 से 0 तक चेक करें, -4 से 0 तक चेक किया तो आप -1 पुट करें, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 - 4 विल बी -3 एंड -3 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0। सो दिस रीजन इज गिविंग यू द फॉल्स आंसर। और 1 पुट करें तो 1 + 4 विल बी 5। सो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने रीजन सेलेक्ट किए हैं वो ट्रू फॉल्स ट्रू की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो इन्फिनिटी होती है वो आपके पास हमेशा ओपन इंटरवल होता है,
और ये -4 आगे जो ट्रू वाले हैं वो लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन, अगर इक्वल टू का साइन ना होता तो ये -4 भी ओपन इंटरवल लेता। यूनियन और कहाँ कहाँ ट्रू आंसर आया, और आया है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आप देखें आपके पास रेंज ये आई है। बेसिकली ये मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया था उसके इनवर्ट्स में, और फिर इनवर्ट्स की मैंने डोमेन निकाली जो बेसिकली गिवन फंक्शन की क्या हो गई, रेंज होगी। तो यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो रहा है कि ये आपके पास इस फंक्शन की रेंज है। तो आर तो नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान वाला फॉल्स वाला रीजन वहां से फारिग हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। और अब अगर यहाँ गौर करें तो ये वाला -4 से नेगेटिव इन्फिनिटी वाला तो नेगेटिव पोर्शन होता है, नेगेटिव पोर्शन भी रेंज का हिस्सा बन रहा है, तो फिर पॉजिटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास रेंज इसकी स्पेसिफिकली ये है जो कि नन ऑफ दीज में आएगी। अगर पेपर में नेक्स्ट टाइम आ जाता है कि इसकी रेंज क्या है तो आपको मैंने निकाल के दिखा दी है। बहुत आसान था कि मैं नन ऑफ दीज लगा देती कि बस ये नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने निकाल के दिखा दी कि यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन जो है आपका रेंज बनाएगा गिवन फंक्शन का। सो क्वेश्चन नंबर 68 फ्रॉम बीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 विच वाज इफ f of x is equals to 1 over x square minus 3x plus 2 the range is none of these, that is basically from -infinity to close interval -4 union close interval 0 to open interval infinity। तो ऑडियंस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर log x है, तो यहाँ पर log x ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, रिपीट 4 ही ऑप्शंस दी होती हैं, तो उसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर बाय पार्ट्स लगे, और बाय पार्ट्स में आप लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन आप पहले लेंगे और कौन सा फंक्शन बाद में लेंगे। तो ये एक रूल सा बना हुआ है, किसी मैथ्स की बुक में नहीं है, ये जनरल वैसे ही रूल बनाया गया है याद रखने के लिए कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट नंबर देना और किसको सेकंड। आइलेट रूल इसको कहते हैं। यहाँ पर आई मीन्स इनवर्स, एल मीन लॉगरिदमिक फंक्शंस, ए मीन अलजेब्रिक फंक्शंस, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, इस सीक्वेंस से आप नाम देते हैं फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड का। अगर आपके पास आई और एल है तो आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर इनवर्स को देना है और लॉग को सेकंड देना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें, अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, log ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एल ओ जी की बेस आपके पास क्या होती है, दैट इज बेसिकली 10। ठीक है, एल ओ जी अगर नहीं भी लिखी हुई तो यू शुड नो दैट द बेस ऑफ एल ओ जी इज 10 वेयर एज द बेस ऑफ एल एन इज ई। ठीक है, नेचुरल कॉमन लॉगरिदम्स होते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है तो हमने उसको खुद इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो आपके पास ये क्या आ गया, अलजेब्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक और लॉगरिदमिक फंक्शंस आ गए हैं। तो इसमें इसको 1 दे देना है और इसको आपने 2 का नेम देना है। बाय पार्ट्स आप फार्मूला लगा लें। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लुक एट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर x, और log 10 है तो फिर नेचुरल log ऑफ 10 करेंगे आप। ठीक है, ये ब्लंडर हो जाता है अगर वो खुद से log ऑफ a लिख देना, तो फिर हम लोग यहाँ नेचुरल log ऑफ a मिस कर जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने 10 की बेस के साथ यहाँ पर आपको कर दिया है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट दैट विल बी इक्वल्स टू डी एक्स, इसको आप इसके साथ कैंसिल कर दें और नेचुरल log ऑफ 10 आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये x को आप स्टार्ट में रख लें। अब ये नहीं करना है कि इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। log 10x माइनस यहाँ पर रह गया आपके पास ये 1 हो चुका है, डी एक्स एक्स log x, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x आ गया, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो एरर सी ऐड होगा। यहाँ पर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचा, log ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। तो आप ये वैल्यूएट कर चुके हैं यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर क्या है, करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 67 विच had been the part of PPSC lecturer math
2017 integral of log x is option number A, x into log x minus 1 plus c. डियर ऑडियंस, ये थी आपके पास PPSC लेक्चर मैथ 2017 की फर्दर वीडियो। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग को अवेयर रहें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।